नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि सोमवार को हिमाचल हाई कोर्ट में बीएड वर्सेज जेबीटी केस की सुनवाई थी, जिसमें जो बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं उनको जेबीटी काउंसलिंग में इस बार नहीं बुलाया गया था। तो जिसको लेकर के यानी कि उनके पास कंप्लीट योग्यता थी, उस कंप्लीट योग्यता को रखने के बावजूद भी उन लोगों को यहाँ पर जेबीटी काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया, क्योंकि हिमाचल के 12 जिलों में अलग अलग डेज में जो है जेबीटी की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। तो साथियों, सबसे पहली बात बता देता हूँ कि इस जेबीटी की काउंसलिंग से संबंधित बीएड ब्रिज कोर्स के 2 केस लगे थे। एक लगा था एनआईवस डीएलएड का। तो सबसे पहली बात है कि जो एनआईवस डीएलएड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट सामने आए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में 7 नवंबर को हियरिंग हुई थी, तो 7 नवंबर की हियरिंग में एनआईवस डीएलएड आपको फंसता हुआ नजर आया। फंसता हुआ नजर कैसे आया, ये भी आपने देखा होगा किस तरीके से कपिल सिब्बल जी ने भी जो है कि काफ़ी अच्छी, वहाँ पर सलमान खुर्शीद जी ने भी काफ़ी अच्छी तरीके से सुनवाई करी और काफ़ी अच्छे पॉइंट उन्होंने अराइज किए। और इसके अलावा वहाँ पर जो एनआईवस डीएलएड के एडवोकेट थी मीनाक्षी अरोरा जी ने भी जो है कि एनआईवस डीएलएड के पॉइंटों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से वहाँ पर प्रस्तुत किया कि एनआईवस डीएलएड है क्या और ये प्रशिक्षण क्या है। इस प्रशिक्षण को लेकर के बहुत सारे उन्होंने पॉइंट रखे, लेकिन एक चीज आया कि सारा ध्यान जजेज का जो है कि माननीय जजेज का एक ही जगह टिका था कि जो बीएड के एडवोकेट ने कह दिया था कि ये जो है कि डिप्लोमा नहीं, ये ओनली इन सर्विस टीचर के लिए प्रोग्राम है। तो यहीं से ये कहानी खराब होगी। यहाँ पर से एनआईवस डीएलएड का पक्ष थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। तो अब हिमाचल कोर्ट में भी इसी चीज को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आई, जिसको लेकर के उन्होंने भी कह दिया था कि ये केवल इन सर्विस, काफी मान मनोबल करने के बाद कि हिमाचल कोर्ट ने इस नतीजे पर पहुंची है जो भर्ती काउंसलिंग है वो कंटिन्यू रहेगी और सिर्फ इसका जो रिजल्ट आएगा, जब तक ये केस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो ये जो है कि केस के अधीन रहेगा। यानी कि जो भर्ती का रिजल्ट है, जो अंतिम परिणाम है, वो जो है कि केस के अकॉर्डिंग रहेगा, जो हाई कोर्ट केस है उसके अधीन रहेगा। यानी कि जब तक केस कहेगा तभी, यानी कि जब तक कोर्ट कहेगा तो तभी इसका रिजल्ट आवंटित किया जाएगा, यानी कि रिजल्ट दिया जाएगा। तो साथियों, अब यहाँ पर बात करते हैं। आपने देख लिया होगा कि जो कोर्ट में एनआईवस डीएलएड के पॉइंट कमजोर रहे, तो सबसे बड़ी बात यही चीज हुई कि ये जो है कि डिप्लोमा नहीं, ये ओनली इन सर्विस टीचर के लिए प्रोग्राम है। यहीं से कहानी बिगड़ी हुई है। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है कि मुझे सूचना अधिकार के माध्यम से जेबीटी वालों ने पूछे होंगे, जो 14 मार्च 2023 का लेटर है उसका मैं आपको रेफरेंस देता हूं। उसमें किस तरीके से बात करी और वो यहाँ पर फंसता हुआ नजर भी आ रहा है कि थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात बताऊंगा कि जैसा कि विषय है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के संबंध में। अब यहाँ पर ब्रिज कोर्स की मान्यता, वैधता, उपयोगिता के आधार और नौकरी के लिए एनसीटी के मानकों के अनुसार वैध है या अवैध है, इस तरीके के प्रश्न उसमें पूछे गए हैं। तो सबसे पहली बात बता देता हूं, जो ब्रिज कोर्स के संबंध में, यानी कि लगभग एनआईवस डीएलएड और जो है कि एनआईवस ब्रिज कोर्स दोनों की ही कहानी सेम है। तो यहाँ पर जो है कि ब्रिज कोर्स, उन्होंने रिप्लाई दिया है सूचना अधिकार का, ब्रिज कोर्स बीएड वालों के लिए था। ठीक है, ब्रिज कोर्स बीएड वालों के लिए था। वो उम्मीदवार जो सरकार में सेवारत थे, राज्य के प्राथमिक सरकारी विद्यालयों में कार्यरत थे, राज्य के निजी प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए और R&P नियमों के अनुसार अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करते थे।
ब्रिज कोर्स किसके लिए था? अब यहां पर समझ लीजिएगा, ब्रिज कोर्स उनके लिए था जो राज्य के अधीन सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जो सरकार में सेवारत है, यानी कि सरकार के केंद्रीय जो स्कूल हैं उनमें सेवारत हैं, और राज्य के अंतर्गत जो निजी विद्यालय हैं, और जिनके पास R&P नियमों के अनुसार, यानी कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन, जो प्राइमरी टीचर के लिए एक न्यूनतम क्वालिफिकेशन RT एक्ट के बाद तय की गई थी, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते थे, यानी कि जिनकी अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करते थे। यहीं पर ये चीज कहता है, इस कोर्स के आधार पर वो लोग जो है कि मिनिमम शैक्षणिक या अपेक्षित योग्यता पूरी कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, ये जो है कि उन लोगों की वो जो अपेक्षित योग्यता है उस क्वालिफिकेशन को पूरी करने, शैक्षणिक अपेक्षित योग्यता को पूरी करने के लिए ही ये कोर्स कराया गया। अब यहां पर एक लिखा है कि इस ब्रिज कोर्स के आधार पर वे सरकारी स्कूलों में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, यहां पर नियुक्ति के पात्र नहीं, ये पॉइंट है। लेकिन इससे पहले जो है कि अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करते थे, उनके लिए ये कोर्स था। अब देखिए यहां पर अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करते, और जो काउंसलिंग में जो विज्ञापन के लेटर में उनको डिनाई किया गया है, कोड में जो डिनाई किया गया, यानी कि उनको ये कहा गया कि इन लोगों को विज्ञापन के अनुसार भर्ती काउंसलिंग में क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि इनके पास JBT द्विवर्षीय डिप्लोमा या द्विवर्षीय एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा नहीं है, या जो है कि ये अपेक्षित शैक्षिक योग्यता को पूरा नहीं करते हैं। अब यहाँ पर भी देख लिया कि इनके पास जो JBT अपेक्षित शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं करते हैं। और यहाँ क्या कहता है कि इन्हें ब्रिज कोर्स क्यों कराया गया? अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता को पूरी करने के लिए कराया गया। और वहाँ क्या कहता है कि जो अभी 23 में जो भर्ती काउंसलिंग चल रही है, उनके पास कहता है कि ये इनके पास JBT अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं है, इसलिए जो है कि इन्हें भर्ती के विज्ञापन के अनुसार ये जो है कि काउंसलिंग में शामिल होने के लिए पात्र नहीं रखे गए या इनको नहीं बुलाए गए। तो सोच ले, दोनों में कंट्रोडक्शन हो रहा है नहीं, कि यहाँ पर ये दोनों चीज मैं समझा रहा हूं कि यहाँ पर कह रहा है कि जिनके पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं थी उनको ब्रिज कोर्स कराया गया। अब ब्रिज कोर्स वाले वहां काउंसलिंग में जा रहे हैं तो उनको नोट दिया जा रहा है कि इनके पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं है, इसलिए जो है ये भर्ती प्रक्रिया से बाहर है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ये कह दिया कि सरकारी स्कूलों में ये नियुक्ति के पात्र नहीं। भाई जब उनके पास अपेक्षित शैक्षिक योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता है, तो वो सरकारी स्कूल में पात्र क्यों नहीं होंगे? RT एक्ट तो सभी जगह लागू होता ना। मानक क्या बनाया गया? RT एक्ट 2009। RT एक्ट सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह लगते हैं। क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर के लिए अलग योग्यता और प्राइवेट में पढ़ाने के लिए टीचर के लिए अलग योग्यता होती है? ये नहीं होती ना। एक देश में एक ही कानून चलेगा, एक राज्य में एक ही कानून चलेगा। इस बात को आप समझते हैं? बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, इस बात को आप समझ लीजिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर के लिए क्या कोई अलग से स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है? नहीं होती है। प्राइवेट में स्कूल में पढ़ाने के लिए क्या टीचर के लिए अलग से क्वालिफिकेशन होती है? नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि ब्रिज कोर्स उन लोगों को कराया गया जिनके पास क्या था कि 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए R&P नियमों के अनुसार अपेक्षित शैक्षिक योग्यता नहीं थी, यानी कि शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, तो उन लोगों को कराया गया। अब यहाँ पर जो काउंसलिंग चल रही है अभी, तो उसमें कह रहे हैं कि ब्रिज कोर्स वालों को इसलिए बाहर कराया गया क्योंकि इनके पास मतलब JBT अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं है। ये कहते हैं, इन्होंने डिनाई कर दिया। तो साथियों ये बहुत बड़ा जो है कि कंट्रोडक्शन है, और इसी पॉइंट को काउंटर किया जा सकता है जब तक ये पॉइंट कोर्ट में काउंटर नहीं, क्योंकि SCERT को पार्टी बनाने के लिए मैंने बोल दिया, NCT को पार्टी बनाने के लिए बोल दिया, वकील साहब को ये बढ़िया चीजें ये चीजें बता दी हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ पर ये जो है कि जो सूचना का अधिकार है कहीं न कहीं JBT में भारी पड़ सकता है। बड़े ध्यान से इन पॉइंटों को, क्योंकि मैंने एडवोकेट साहब को अपनी जो भी मैंने रिसर्च करी थी, जो भी इन चीज़ों को पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ा था, वो सारी बातें बता दी। अब दूसरी बात है, अप्रशिक्षित शिक्षक जो सरकार में सेवारत थे, राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में, राज्य के निजी विद्यालयों में 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए और R&P नियमों के अनुसार अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करते थे। भारत सरकार ने RT अधिनियमों के अनुसार इन शिक्षकों को NIOS के माध्यम से मार्च 2019, यहाँ पर इन्होंने उसमें लिखा है 29 तक, ठीक है, यहाँ पर भी गलती है,
तो अपनी योग्यता को सुधारने का मौका दिया गया था 31 मार्च 2019 तक, यानी कि ये योग्यता जो R&P के अनुसार, R&P नियमों के अनुसार जो अपेक्षित शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं करते हैं उन लोगों को 31 मार्च 2019 तक जो अपनी योग्यता है उसको पूरा करने का मौका दिया गया। इसके आधार पर ये DLED प्रशिक्षण प्राप्त करने पर वे नियुक्ति के पात्र हैं। अगर ये DLED प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो ये जो है कि नौकरी के पात्र नहीं हुए। अब देखिए साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ये भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट को भी रेज किया जा सकता है कोर्ट में, इस पॉइंट को भी रेज किया जाता है। अब यहाँ पर जो है NCT का रिकॉग्निशन लेटर, मान्यता वाला लेटर, NCT का मान्यता पत्र जो है 22 सितंबर 2017 का आपने देखा होगा। NCT का जो मान्यता पत्र, उस पत्र के आधार पर इन सभी पॉइंटों को चैलेंज किया जा सकता है, जिसमें देखिए NCT का सबसे महत्वपूर्ण अब जो पॉइंट है NCT का रिकॉग्निशन लेटर। रिकॉग्निशन लेटर में क्या लिखा गया है, देखिए ये जो कोर्स है, चाहे ब्रिज कोर्स हो या NIOS DLED हो, इसमें NCT की पावर 12, क्लॉज 12, यानी कि NCT की जो पावर है क्लॉज 12 के अकॉर्डिंग उस पावर का प्रयोग किया गया है। ठीक, दूसरी बात है जो NCT का नियम 29 है, उस NCT के नियम 29 का अनुपालन किया गया है। उसके अलावा एक्सपर्ट कमेटी भी इसमें गठित की गई। एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों का सभी तरीके से अनुपालन किया गया है। ठीक है, उसके अलावा MHRD के दिशा निर्देशों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार, MHRD के दिशा निर्देशों का पूरी तरीके से पालन किया गया है। ये रिकॉग्निशन लेटर में कहा गया है। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं तो किस तरीके से मैं ये कहूँगा कि किस तरीके से आप ब्रिज कोर्स को, किस तरीके से NIOS DLED को डिनाई कर सकते हैं कोर्ट में, कि किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम है, ये डिप्लोमा नहीं है, इस मतलब इस योग्यता के साथ, इस व्यावसायिक योग्यता के साथ, यानी कि इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ आप जो है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर, यानी कि व्यावसायिक प्रशिक्षण है। इस व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ, इस पॉइंट को आप ध्यान दें कि व्यावसायिक प्रशिक्षण है, इस प्रशिक्षण के साथ कि आप कैसे इनके डिप्लोमा को नकार सकते हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये जानकारी मैंने पॉइंट बाय पॉइंट बताई है, इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करें। जितने भी देश के NIOS प्रशिक्षित साथी हैं, जितने भी सभी राज्यों के B.Ed ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इतनी बढ़िया बेहतरीन जानकारी आपको कोई नहीं देगा, चाहे NIOS DLED वाले साथी हों, चाहे NIOS ब्रिज कोर्स वाले साथी हों। तो इन महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।